Back to the video of Trishul Defense Academy for the FCAT Series 1 2025 and here we are doing the questions of GK. Basically आज की सीरीज में टुडे इज डे 3 और डे 3 पे हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को टारगेट करने जा रहे हैं. सो आई होप आपने मेरी डे 1 और डे 2 की जो वीडियोस हैं उनको कम्प्लीटली देखा होगा. राइट नाउ आई एम टारगेटिंग टू द वीडियो टुवर्ड्स डे 3. ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ दोबारा. सो गाइज अगेन आई एम टारगेटिंग मोर देन 20 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, बट इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद वन ऑफ द थिंग दैट की पिछली वीडियो में डे 1 इस थोड़ी सी वो आपकी स्टैटिक रही है जहां आपका करंट वाला पोर्शन लिया है. डे 2 में भी मैंने लिया है. यहां मैं थोड़ा जीएस की तरफ मूव करने वाला हूं, यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी के रिगार्डिंग मिलेंगे, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के भी बारे में, और कुछ ना कुछ आपको लिंक करता हुआ मिलेगा. सो विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को. ठीक है, सो गाइज लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑल अबाउट ओलंपिक्स. आप सभी को पता है कि ओलंपिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया कि हाउ मैनी रिंग्स एग्जिस्ट इन दी ओलंपिक्स. ओलंपिक्स में टोटल कितने रिंग एग्जिस्ट करते हैं? तो राइट आंसर इज फॉर 5 रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं इन द ओलंपिक्स. नाउ द बिगेस्ट थिंग रिगार्डिंग दैट इज वेरी क्लियर कि ओलंपिक्स के जो रिंग है उनका कलर कौन कौन सा होता है. तो मैं आपको बता देता हूँ कि वन ऑफ देम इज फ्रॉम ब्लू कलर का रिंग होता है एक, उसी के साइड में आपका जस्ट एक बराबर में ब्लैक कलर का रिंग होता है, और उसी के बराबर में एक रेड कलर का रिंग होता है. नीचे एक येलो होता है और उसके बराबर में एक ग्रीन कलर का रिंग होता है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल 5 कलर होते हैं और पांचों कलरों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. एफकेट में ऐसे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं. एंड दीज 5 रिंग्स बेसिकली आर रिप्रेजेंटिंग द 5 कॉन्टिनेंट, 5 कॉन्टिनेंट्स. वन ऑफ दैम इज ये द यूरोप, यानी कि ब्लू कलर जो रिप्रेजेंट करता है वो यूरोप को कर रहा होता है. वहीं जो ब्लैक कलर जो रिप्रेजेंट करेगा वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है, अफ्रीका को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ जो रेड कलर इज रिप्रेजेंटिंग टू द अमेरिका, याद रखिएगा. द ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटिंग टू द ऑस्ट्रेलिया, और येलो कलर यानी कि जहां हम रहते हैं दैट इज कॉल्ड एशिया. तो यू नीड टू नो दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, तो पर आपको ये पता होना चाहिए, याद रखिएगा. ठीक है, तो और कई बार कुछ 2-3 क्वेश्चन और इसी में पूछ लिए जाते हैं बेसिकली जनरली कि जो 5 रिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, ये पहली बार जब अडॉप्ट किया गया था तो दैट वाज अडॉप्टेड इन 1914 में हमने इसको अडॉप्ट किया था, याद रखिएगा. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में आ जाती हैं. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस सीरीज. एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज रिगार्डिंग विच कंट्री होस्ट द समर एंड विंटर बोथ ओलंपिक्स. तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो समर और विंटर बोथ ओलंपिक्स को होल्ड करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बेसिकली मैंने लास्ट टाइम मैंने एक बार कराया था, मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपने देखी हो तो उस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है, बट स्टिल आपको ये चीज़ पता होना चाहिए. द आंसर इज बेंजिंग. तो बेंजिंग जो है इसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से. तो पहली बार अगर हम कह सकते हैं कि बेंजिंग जो है यहाँ पर समर और विंटर ओलंपिक्स को होल्ड करता है. एक ऐसी कंट्री जिस कंट्री ने लगातार अपने 3 ओलंपिक्स होल्ड किए हों तो दैट इज कॉल्ड लंदन. याद रखिएगा 1908, 1948, ठीक है, और 2012 3 ओलंपिक्स इसने अपने यहाँ होल्ड करे हैं लंदन ने, और बेंजिंग जो जहाँ पर समर और विंटर ओलंपिक्स हुए हैं. ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट जो है आपको समझ आया होगा एंड आई थिंक दैट्स क्लियर फ्रॉम माई साइड. ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. द क्वेश्चन नंबर 3 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फंडामेंटल राइट्स. इट्स, और यहाँ थोड़ा गैप आएगा बीच में. फंडामेंटल राइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल विच ऑफ द फॉलोइंग which among the following is not included in the fundamental right embellished in the constitution of India. Now in this question you know that कि we are having total 6 fundamental rights start होते हैं. तो पहला fundamental right that is called right to equality, दूसरा है हमारा right to freedom, तीसरा है right against exploitation, और ये हमारा fundamental right नहीं आता है. इसके बाद आता है बेसिकली जो हमारा 4th फंडामेंटल राइट आता है दैट इज कॉल्ड फ्रॉम आर्टिकल. ये मैं आपको आर्टिकल्स बता देता हूँ. आर्टिकल 14 से 18, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 19 से टोटल तुम्हारा 19 से दैट इज कॉल्ड तुम्हारा आर्टिकल 22 तक.
उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 तक यहाँ पर 2 राइट्स आते हैं. वन ऑफ देम इज फ्रॉम माइनॉरिटी, वन ऑफ देम इज फ्रॉम अनदर. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राइट, इट्स रिगार्डिंग रिलीजन के रिगार्डिंग में, तो बेसिकली इट्स फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28. ठीक है, 25, 26, 27, 28. उसके बाद आता है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है, एक राइट होता है तुम्हारा, और वही होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. तो अलग अलग टोटल राइट्स होते हैं. तो बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स भी कवर करते हैं, जहां आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था, दैट इज कॉल्ड राइट टू प्रॉपर्टी. इसको हटा दिया गया था, और इसको, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर ऐड कर दिया गया था लीगल राइट्स में. लीगल राइट्स में अंडर आर्टिकल 300A, याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 3 के अंदर हमने इसको ऐड किया है. तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी. इसके रिगार्डिंग मैंने पहले वाली वीडियोस में बता रखा है, बट एक बार मैंने फिर एक्सप्लेन कर दिया है. तो टोटल आपको ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो याद होने चाहिए. ठीक है, तो ओवरऑल जैसे 29 और 30 की अगर हम बात करें, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट हो गए, या 32 की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गई, जहां पर हम बेसिकली बात करते हैं. अच्छा, आर्टिकल 32 से मुझे एक और चीज़ याद आई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है. आर्टिकल 22 को डॉक्टर बी आर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, बेसिकली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है. सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 रिट्स आते हैं जो मैं आगे जाके आपको कभी पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज रिगार्डिंग टू अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज. टोटल वी आर हैविंग राइट नाउ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. स्टार्टिंग में 10 थी, बाद में एक ऐड करेगी बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. ठीक है, याद रखिएगा, इन कमेटीज को स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट 1976. याद रखिएगा. बाकी की जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो टू रेस्पेक्ट आवर नेशन, टू डिफेंड आवर कंट्री, टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू द वन चाइल्ड. ठीक है, ये आपकी लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, दैट इज कॉल्ड, जो कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, जो 86th अमेंडमेंट से ऐड करी गई थी. और बाकी की दोनों जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है, सो टू प्रमोट विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये दिस इज नॉट योर फंडामेंटल ड्यूटी. याद रखिए, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. और क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करने जा रहे हैं बेसिक, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा. नाउ इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन एक्चुअली. द आंसर इज नन ऑफ द अबव. रीजन बिहाइंड इट कि राज्यसभा का कोई टेन्योर ही नहीं होता है, पहली बात तो, क्योंकि द राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है. देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा अलग होगा. राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका 6 साल का टेन्योर होता है. ठीक है, जहां पर इन 6 साल के टेन्योर में हर 2 साल में टोटल, यानी कि एवरी 2 ईयर जो है 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं. ठीक है, ये वाली बात आप याद रखिएगा. तो 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं. इसका रीज़न है, देखिए, लोकसभा में जो हमारा बेसिकली लोकसभा को जब हम चुन रहे हैं, तो लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो सकती है. ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, क्योंकि लोकसभा जो है वो रूलिंग पार्टी बनाती है. रूलिंग पार्टी की सत्ता गई तो लोकसभा भी खत्म हो गई, यानी कि सत्ता खत्म तो पार्टी खत्म. अब ऐसे केस में अगर लोकसभा और राज्यसभा को भी अगर सेम डोमिनेंस में रखा जाता और राज्यसभा भी साथ में डिसॉल्व हो जाती, तो आप खुद सोचिए कि देश को चलाने के लिए ना हमारे देश में लोकसभा है, डिसीजन लेने के लिए ना हमारे देश में राज्यसभा है. ऐसे केस में हमारे देश के अंदर कुछ भी हो सकता है. इसीलिए राज्यसभा को एज ए परमानेंट हाउस रखा गया है, जिसका टेन्योर नहीं है, मेंबर्स का टेन्योर है. राज्यसभा में जो वोटिंग सिस्टम है वो हर 2 साल के अंदर होता रहता है, जहां 1/3 मेंबर जो हैं एमएलएस के, रेस्पेक्टेड स्टेट्स के एमएलएस के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 गाइज. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. हालांकि एक बात बताता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर एक और बात, कि आप याद रखिएगा कि कोई भी मिनिस्टर है, मिनिस्टर का पर्टिकुलर टेन्योर नहीं होता है. यानी कि लोकसभा के मिनिस्टर का कोई टेन्योर नहीं होता है, यानी कि लोकसभा का टाइम होता है, और लोकसभा जब बनती है तो 5 साल के लिए बनती है, याद रखिएगा. बट यहाँ उल्टा है, राज्यसभा का टेन्योर नहीं होता है, राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर होता है. ये वाली बात याद रखिएगा, जो कि 6 साल का है. नाउ अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बात कर रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड. सो इट इज अ वेरी अगेन इजी क्वेश्चन. आर्टिकल 352 की हम बात कर रहे हैं. जब 352 यानी कि हमारी जनरल इमरजेंसी लग जाती है, उस केस में 2 केसेस होते हैं. पहला होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं हम, और दूसरा होता है आपका आर्म्ड रिवेलियन. ठीक है, कह सकते हैं कि जब दंगे छिड़ जाते हैं, बाहर की कंट्री में वॉर हो जाता है, इन केस ऑफ वॉर.
नाउ इंटरनल डिस्टर्बेंस और आर्म्ड रिवेलियन, दो केसेस हैं, ठीक है। तो जब भी इंटरनल डिस्टर्बेंस का केस होगा तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट्स हट जाएंगे। और वहीं जब हम आर्म्ड रिवेलियन की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, बेसिकली इन दो आर्टिकल्स को छोड़कर बाकी सारे, यानी कि आर्टिकल 19 भी हट जाता है एज पर आर्टिकल 378। याद रखिएगा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी बात, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो 370 की हम बात कर रहे थे, 370 के अंदर हमने 370 करो, बेसिकली 352 की हम बात कर रहे थे। तो एज पर आर्टिकल, यहाँ थोड़ा सा 358 बोलना चाहूँगा मैं, ठीक है। तो एज पर आर्टिकल दैट बेसिकली ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर बोला गया था कि कौन से फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंस फॉर द ऑफेंस, ठीक है। तो ये 20 का ए जो है यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट है। उसके बाद जो बी है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हैं यहाँ पर, ये जो हमारा राइट है ये आर्टिकल 32 है, ये हट जाता है। उसके बाद जो है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू द, इट इज कॉल्ड आर्टिकल 19, ये भी हट जाता है। आर्टिकल 14 ये भी हट जाता है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, याद रखिएगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसका कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटेन से लिया गया है। पेपर में कई बार पूछ ले जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 के अंदर दो चीज़ आती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ जो लॉ है वो लिया गया है यूएसए से, कॉन्सेप्ट उसका लिया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। हालांकि ऑफेंस के केस में सारी चीज़ें वैलिड है। यहाँ तीन चीज़ें आपको याद रखनी है आर्टिकल 20 के अंदर, नो डबल जियोपैड्री, ठीक है, नो एक्सपोज फैक्टो, ठीक है, और उसके बाद तीसरा केस आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यानी कि सिंपल इन शॉर्ट में समझा दूं तो नो डबल जियोपैड्री यानी कि एक क्राइम की सज़ा आपको दो बार नहीं मिलेगी, नो एक्सपोज फैक्टर यानी कि जब तक आपने क्राइम नहीं किया तब तक आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, उससे पहले आपको उसके लिए वैलिड नहीं माना जा सकता। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि आपका कोई भी स्टेटमेंट पुलिस को दिया गया रिकॉर्ड नहीं होगा। द ओनली स्टेटमेंट दैट यू आर गिविंग टू द इन द फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट आइदर इट इज रिटन और ओरल एनी ऑफ द टेस्टिमनी ओनली दैट विल बी वैलिड, दैट इज आर्टिकल 20। नाउ अगेन लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। काफ़ी स्पीड में हमें क्वेश्चंस कर रहे हैं बिकॉज हम दो वीडियोस भी देख चुके हैं पहले वाली। नाउ वी हैव टू पिक अप अ स्पीड बिकॉज इट इज़ अ टाइम कि अब स्पीड नहीं लेंगे तो भाई कब लेंगे, बिकॉज वी जस्ट हैव ओनली लेफ्ट दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। नाउ विच मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रपोज द रिजोल्यूशन ऑफ द नेशनल फ्लैग to be horizontal tricolor of a saffron white and dark green equal proportion with a wheel in नेबू। तो कौन से मेंबर थे भाई साहब, याद रख लीजिए, इसका आंसर एक ही है बड़े प्यार से। जब भी देश की एकता राष्ट्रीयता पे बात आए तो उनको अक्सर कर उनके प्रेसिडेंट संभाला करते हैं। तो उस केस में हमारी जो संवैधानिक सभा थी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो उसके प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि मैं बता देता हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे भारत की संवैधानिक सभा के पहले परमानेंट प्रेसिडेंट थे। वहीं 9 दिसंबर 1946 में हमारे जो टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे जिनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अगर मैं बात करूं तो वो 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे, जो कि अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे थे। पर 2 दिनों के बाद लगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी गद्दी आई थिंक उनको दे देनी चाहिए। तो 1946 में राजेंद्र प्रसाद ने अपनी काबिलियत से अपनी गद्दी को पाया, वो बने भारत के संवैधानिक सभा के पहले राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और भारत के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950। वहीं अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे यहाँ की संवैधानिक सभा तो जो बन गई थी प्रॉपर तरीके से, उसे पूरा काम करने में टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा जब हमने भारत के संविधान को तैयार किया। सो ये हमको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको मिल चुका है। चलिए आर्टिकल 352 की हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 352 जनरली अपने अंदर जनरल इमरजेंसी की बात करता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया तो उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगने वाली स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक लगी नहीं है। कंडीशन आई थी पर मनमोहन सिंह ने 1991 में एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि पूरे भारत को एक कर दिया। वन वर्ल्ड वन इंडिया, वन वर्ल्ड वन ट्रेड। दिस इज कॉल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉक्टर मनमोहन सिंह, द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हीराकुंड एंड प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड बेसिकली अक्रॉस ऑन विच रिवर। तो याद रखिएगा जब भी मैं हीराकुंड या किसी भी डैम की बात कर रहा हूं तो अक्सर कर पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिकली द राइट आंसर इज फॉर दैट महानदी। द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट कॉल्ड महानदी। महानदी के ऊपर हीराकुंड जो डैम है वहां पर वो कराया गया, दैट इज कॉल्ड इन उड़ीसा,
ठीक है, याद रखिएगा, ये डैम्स पे क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। वहीं जैसे भाखला नागर डैम की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे है, सतलज नदी के ऊपर, याद रखिएगा। भाखला नागला डैम अगर मैं बात करूं ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे है, वो भी कौन सी, सतलज नदी के ऊपर, ठीक है। टेहरी डैम की अगर मैं बात करूं तो टेहरी डैम जो है वो आपका उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड के अंदर आता है भागीरथी नदी के ऊपर। वहीं अगर मैं इंदिरा सागर डैम की बात करूं तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर। नर्मदा नदी की अगर मैं खासियत बात बताऊं तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा नदी भी, बेसिकली बिकॉज उल्टी तरफ बहने वाली नर्मदा नदी है ना, और इसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटे मोटे डैम हैं, आप याद कर लीजिएगा। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना कृष्णा में होता है, सादर सरोवर डैम गुजरात के नर्मदा पे होता है, तो इंद्र सागर डैम मध्य प्रदेश में नर्मदा पे होता है। तो नर्मदा के मैंने आपको 3 नाम बता दिए। इंद्र सागर डैम बताया मैंने आपको, इंद्र सागर डैम के बाद मैंने आपको बेसिकली सॉरी यहाँ पर सादर क्या बोल रहा था मैं, सॉरी, सादर सरोवर डैम बताया, ठीक है। नाउ आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि गंगा नदी जो है इनमें से कौन सी नदी, बेसिकली कौन सा शहर जो गंगा नदी से जहाँ से नहीं गुजरती है। तो हरिद्वार, पटना, बक्सर और दिल्ली। तो अगर ज़्यादातर लोग हो सकता है बक्सर पे टिक लगा के आ जाएं, बिकॉज हरिद्वार और पटना का तो नाम आपने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस जगह है ना, दोनों ही, और उत्तराखंड और बिहार की काफ़ी फेमस जगह है। वहीं बक्सर और दिल्ली में शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मैं बता देता हूँ दिल्ली में जो है यमुना नदी जाती है, ठीक है। हालांकि इस यमुना नदी में आज के टाइम पर इतना वेस्ट हो चुका है, आप अगर कभी देखिए आपको लगेगा स्नोफॉल जैसे यहाँ पर हो रही हो, इससे ज़्यादा वेस्ट यहाँ दिल्ली में रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बेसिकली ऐसी कौन कौन सी सिटियाँ हैं जो बेसिकली गंगा नदी के किनारे पे बसी हुई हैं। तो सबसे पहले तो अपना प्रयागराज, जो आज के डेट में हम प्रयागराज काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभी यहाँ पर स्पेशली जनवरी में महाकुंभ का यहाँ ऑर्गेनाइजेशन होने वाला, महाकुंभ प्रॉपर तरीके से प्रयागराज में होने जा रहा है इस बार 12 साल के बाद। भागलपुर, बक्सर, हरिद्वार, पटना, वाराणसी और कानपुर, ये कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो गंगा नदी के किनारे पर बसी हुई हैं। वहीं गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है प्रयागराज को। गंगा, यमुना और सरस्वती, इनका संगम माना जाता है प्रयागराज को, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ द स्पेन। स्पेन का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है। तो आई थिंक इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, और ये क्वेश्चन आपने पहले किया भी होगा। द राइट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कॉल्ड बुल फाइटिंग, ठीक है। हालांकि कबड्डी जैसा नेशनल स्पोर्ट थोड़ा सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, बट हाँ, कबड्डी कहीं ना कहीं बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट है, ठीक है, बता देता हूँ मैं। उसके अलावा जूजित्सु दैट इज कॉल्ड जापान का, और बेसबॉल आपको पता है यूएसए में बहुत ज़्यादा खेला जाता है। तो बुल फाइटिंग इज द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। इट्स ऑल अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट द अनटचेबिलिटी। छुआछूत के बारे में कौन सा आर्टिकल बिलोंग करता है। तो आई थिंक आपको पता ही होगा, आर्टिकल 15 बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन की, दैट मैन, वुमेन्स, एवरीबडी इज इक्वल इन द सोसाइटी। चाहे आप आदमी हो, औरत हो, जेंडर हो, रिलीजन हो, धर्म हो, हर जाति हर धर्म से परे है, ठीक है। वहीं आर्टिकल 16 बात करता है आपके यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, सबको बराबर का हक देने के बारे में, और 17 बात करता है अनटचेबिलिटी। 18 में पढ़ा चुका था पहले, दैट इज कॉल्ड अबॉलिशन ऑफ टाइटल। आप मिलिट्री पर्सन और एजुकेशनल टाइटल के अलावा आप कोई भी टाइटल यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज कॉल्ड हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा सर, अपॉइंट होता है इलेक्ट होता है। मैं आपको बता देता हूँ, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इलेक्शन से इलेक्ट नहीं किया जाता, एक्चुअली अपॉइंटमेंट से सिलेक्ट किया जाता है। याद रखिएगा, जब भी लोकसभा बनती है तो लोकसभा के अंदर एक पार्टी होती है जो मेजोरिटी लाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर बीजेपी की टोटल लोकसभा में अगर 543 सीट है, तो मान के चलते हैं 300 सीट अगर बीजेपी की आ गई, ठीक है, तो बची हुई दैट इज कॉल्ड 243 सीटें जो है वो कांग्रेस की हो गई ओवरऑल। तो इस समय पे मेजोरिटी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी जीत चुकी है। तो बीजेपी अपना एक, जितने भी यहाँ पर एमपी बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो एक लेटर लिख के देंगे प्रेसिडेंट को कि हम चाहते हैं हमारी पार्टी का इसको लीडर बनाया जाए, और वही पर्सन कहलाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, इंडिया बेसिकली। तो द बेसिकली प्रेसिडेंट के कहने पर वो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। एमएलएज जो हैं उनका यहाँ कोई रोल नहीं है, एमपी अपना एक लिख कर देते हैं, और होम मिनिस्टर तो बाद में बनते हैं।
जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो अपनी मिनिस्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लीडर का काम होता है अपने हाउस को लीड करना, याद रखिएगा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अभी मैंने बताया आपको लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा। ऑटोमेटिकली अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में खड़ा है तो वो लोकसभा का लीडर ऑफ द हाउस बन जाएगा, अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा में है तो वो राज्यसभा का लीडर ऑफ द हाउस बन जाएगा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का लीडर ऑफ द हाउस बन सकता है। बट एक लीडर ऑफ द अपोनेंट भी तो होता है दोनों ही हाउसेस में, और दोनों ही हाउसेस में लीडर ऑफ द अपोनेंट बनने के लिए आपको कम से कम 10% का कोरम, यानी कि अपनी जो नंबर ऑफ आपके एमपीज हैं वो होने चाहिए। रिसेंटली लोकसभा के अंदर 543 इलेक्टेड सीटें हैं, जिसमें लगभग 54, यानी कि आपको कम से कम 55 से 55 एमपी चाहिए। और आपको बता दूं पिछले 2 बार से कांग्रेस इसको करने में असक्षम रहा था, बट इस बार कांग्रेस की टोटल पूरी सीटें हैं, अच्छी खासी सीटें उसने ऑक्यूपाई करी हैं। दैट इज वाई राहुल गांधी इस समय लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ठीक है। चलिए आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव, मैं बता चुका हूँ टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। स्टार्टिंग में 10 सी बाय सोन सिंह कमेटी 1 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 रिगार्डिंग एजुकेशन। याद रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा, इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द 85th रामसर साइट की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। बेसिकली आपको बता देता हूँ, दिस इज अवर 85th रामसर साइट, ठीक है। नाउ इससे पहले दिस इज, याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे पास 75 रामसर साइट्स हुआ करती थी, फिर बाद में 5 ऐड हुई, फिर 2 मैनमेड रामसर आई जो कि बिहार में है रिसेंटली, काफ़ी सुंदर रामसर साइट्स हैं वो। उसके अलावा बची हुई 3 रामसर साइट्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 83, दैट इज कॉल्ड 84, दैट इज कॉल्ड 85, 82 एंड 81। मैंने 5 रामसर साइट्स लिखी हैं और इस बार इन पर 100% क्वेश्चन आएगा, तो आप 5 रामसर साइट्स को याद कर लो। इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नागा और नक्ती बिहार की रामसर साइट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये इन पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स जो हैं वो तमिलनाडु के अंदर हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, टोटल याद रखिएगा आप, टोटल 18 रामसर साइट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए, और दूसरे नंबर पे जो आती हैं वो उसी जगह पे ऑक्यूपाई करती हैं। चलिए नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, 0 डिग्री, लास्ट क्लास में हमने लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, आज 0 डिग्री लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री अगर मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ तो आप याद रखिए कि हमारा अर्थ है, इसको जो 2 इक्वल पार्ट में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में बांट करते हैं, उसे बोलते हैं 0 डिग्री, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। याद रखिएगा, इक्वेटर की खासियत ये है कि जब जब आप इक्वेटर के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जब आप इक्वेटर के ऊपर जा रहे हैं और जहाँ से ये हवा इस तरीके से यहाँ से निकलती होंगी तो वो हॉट करंट्स होती हैं बेसिकली, और कोल्ड करंट होती हैं इसकी, वार्म करंट जिन्हें बोलते हैं, कोल्ड करंट जो पोल से ऐसे घूम कर आती हैं। तो जब भी कोई भी करंट, कोई भी हवा इक्वेटर से घूमेगी और पोल के पास जाएगी इस तरीके से, तो वो वार्म करंट होगी, और जब पोल से इक्वेटर की तरफ जाएगी तो वो कोल्ड करंट होगी। इट इज़ अ बेसिक एंड सिंपल कॉन्सेप्ट जहाँ से आप चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है। जीएमटी जो है और प्राइम मेरिडियन ये एक ही लाइन्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है जो कि भारत का समय तय करती है, जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ दिस सीरीज। इट्स इज ऑल अबाउट हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा। बता चुका हूं अभी 543 सीट्स हैं लोकसभा में हमारे पास। टोटल सीट्स इन लोकसभा वी हैव इलेक्टेड सीट्स दैट इज कॉल्ड 543। हालांकि 2019 में एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया क्योंकि अब उनकी सीट की लगता नहीं है ज़रूरत उतनी। राज्यसभा में टोटल 233 इलेक्ट्रिक सीट्स हैं और हमारे पास टोटल 12 नॉमिनेटेड सीट्स हैं, और 12 नॉमिनेटेड मेंबर के मैं नाम बता चुका हूं जो कि होते हैं आर्ट एंड कल्चर, याद रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, लिटरेचर और आपका सोशल सर्विस के आधार पर, याद रखिएगा, इनके आधार पर 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। पहले एंग्लो इंडियन भी किए जाते थे, अब वो बंद हो गए हैं। तो टोटल 14 मेंबर होते थे पहले, अभी बट 12 ही किए जाते हैं। तो नाउ यू हैव टू रिमेंबर टोटल 543 इज द राइट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। टोटल सीट 545 है इस तरीके से। नाउ लेट्स मूव टू द 19 क्वेश्चन। सूर्यग्रहण मिलिट्री एक्सरसाइज, भारत इस एक्सरसाइज को जो करता है, द सूर्यग्रहण मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म्स विद द नेपाल, नेपाल के साथ होती है सूर्यग्रहण। आप कैसे याद कर सकते हैं, याद करिए इस तरीके से, सूरज कहाँ से उगता है, पूरब में, तो नेपाल भी भारत के थोड़ा सा इधर जाके, इसीलिए
बेसिकली। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है नेपाल के साथ। वहीं युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज करी जाती है इंडिया और यूएसए के बीच में, याद रखिए। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। मालाबार एक्सरसाइज जो है इंडिया करता है, जापान करता है और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए करता है। तो यूएस, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, यूएस, इंडिया एंड जापान तीनों मिलकर जिस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं उसका नाम है मालाबार, याद रखिएगा, मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है। कई बार वज्र प्रहार आपको पता ही है, इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी इसको परफॉर्म करती है। वज्र प्रहार इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी आपको परफॉर्म करती है वज्र प्रहार। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज गाइज। ठीक है। पंचायत जो है, पंचायती राज कौन से शेड्यूल से कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था हमारे शेड्यूल्स में? टोटल हमारे पास स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे, उसके बाद 9th ऐड किया गया, 10th ऐड किया गया, 11th ऐड किया गया एंड 12th ऐड किया गया। 9th लैंड रिफॉर्म जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड किया गया। 10th को हमने ऐड किया था बेसिकली 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, राजीव गांधी के टाइम पे 1985 में हमने इसको ऐड किया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में राजीव गांधी के टाइम पे हमने इसको एनरोल्ड किया। उसके बाद ऐड किया गया 11th जो कि किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो लागू 1993 में हुआ था अप्रैल के अंदर, और किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो कि जून में हुआ था 1993 में लागू। दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपैलिटी, दैट इज कॉल्ड पंचायत, that is called anti-defection law and that is called land reform. So right answer will of that question is called 73. So here we have completed more than 20 questions guys, indirectly and directly. ठीक है। Now your work is that to revise these questions, to do that questions घर पे प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते करो, because you don't have a much more time. इस सीरीज में अगर आप बने रहे, it's my guarantee then you will be able to do that. ठीक है। बाकी आपको पता ही है, यू कैन रीच मी एनी टाइम इन दिल्ली ब्रांच ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एंड वी आर ऑल्सो हैविंग अदर ब्रांचेज इन इलाहाबाद एंड रांची। ठीक है। तो वेन एवर यू नीड टू just contact with me, you can reach me anytime on that on my phone number, that is my phone number, you can call me anytime whenever you are having any issue. So guys thank you so much for this series and हम मिलेंगे अगली क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।